तो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज अवर टॉपिक इज फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको एफबीडी के नाम से भी जानते हैं, एंड इट इज वेरी प्रिलिमिनरी टॉपिक ऑफ दिस एनएलएम और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक्चुअली में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इसके अंदर काफी दखल है, और बारहा हम देखेंगे कि वो चीजें लगती हैं इसके अंदर, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो एफबीडी होता क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, तो उसको हम पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे उसको। सपोज करते हैं हम, सपोज ये ग्राउंड है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है इसके ऊपर? इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो एनएलएम में हम फ्रिक्शन भी पढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर कहेंगे या एज्यूम करेंगे, सबसे पहला अजम्पशन क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज जीरो। तो ये अजम्पशन है। इस अजम्पशन के बिना भी हमें ये सारे काम करने जो हम अजम्पशन के साथ करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ये एज्यूम कर रहे हैं देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द सरफेस ऑफ द ग्राउंड और द सरफेस ऑफ द टेबल। सपोज ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on ground or table and it is required to pull this block through this string. What is this? It is string. क्या चीज है ये? It is string. स्ट्रिंग कह लीजिए या आप रोप कह लीजिए। ओके, तो हमें इसको खींचना है। खींचेगा कौन? कोई गाड़ी खींच सकती है, कोई लीवर खींच सकता है, कोई आदमी खींच सकता है। तो हम फॉर एग्जांपल आदमी बना लेते हैं। सपोज एक आदमी जो है इसको खींच रहा है। ये जो आदमी इसको खींच रहा है इस स्ट्रिंग को, तो सबसे पहले इस स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं। ओके, ये कौन है? इट इज, ये एक मैन है। ये क्या चीज है बीच में रेड कलर की? ये स्ट्रिंग है। एंड व्हाट इज दिस? इट इज ए ब्लॉक हैविंग मास m। ठीक है, तो तीनों की एक एक करके बात करेंगे। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम स्ट्रिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो अपने डायग्राम को हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। अपने डायग्राम को हम क्या करते हैं? बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये डायग्राम बहुत अहम है, तो इसको पीछे ले जाके मैं फिक्स कर देता हूँ सबसे पहले। अब ये फिक्स हो जाएगा, अब ये मिटेगा नहीं। ठीक है, वरना कभी कभी मैं डायग्राम को गलती से मिटा देता हूँ। तो हम अपने डायग्राम को एक ब्लॉक के अंदर फिक्स कर देते हैं, ताकि हमें ये ना देखना पड़े कि हमने गलती से उसको मिटा दिया। बच्चों समझ में आ रहा है? तस्वीर दिख रही है ठीक से और आवाज आ रही है क्लियर? अच्छा, अभी आप अनम्यूट भी नहीं कर सकते, तो मैं एक बार अनम्यूट करके आपसे पूछवा लूँ। हाँ, अब बताइए, आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है फिलहाल या नहीं? Yes, sir, everything is fine. ओके, ठीक है, अनम्यूट नहीं करते, ज्यादा बच्चे की कमी है तो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारी कुल मिला के सिचुएशन थी। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग को हमने रेड से बनाया, तो स्ट्रिंग को हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको जो है आप इसके नोट्स बना देना। ठीक है, जरूर। तो स्ट्रिंग को आप देखिए कि स्ट्रिंग जब भी एफबीडी में यूज होगी, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? स्ट्रिंग टाइट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? टाइट होनी चाहिए। अगर आइडियल स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का मास कुछ नहीं होगा, तो यानी मासलेस भी होगी। मासलेस भी होगी। ठीक है, स्ट्रिंग कैसी होगी? मासलेस भी होगी। और स्ट्रिंग कैसी होगी? स्ट्रिंग टाइट भी होनी चाहिए। ठीक, स्ट्रिंग के दो एंड होते हैं, एक एंड ये वाला है और एक एंड ये वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
स्ट्रिंग के जरिए हम चीजों को खींचते हैं, लेकिन स्ट्रिंग क्या करती है, स्ट्रिंग अपने दोनों एंड से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, स्ट्रिंग अपने दोनों एंड से जहां जहां वो बंधी होती है या जहां जहां वो अटकी होती है, फंसी होती है, जो उसके दो एंड जहां जहां लगे हुए होते हैं, जिन बॉडीज पर, वो उन बॉडीज को अपनी तरफ खींचती है। बात समझ में? स्ट्रिंग क्या करती है, स्ट्रिंग हर उस बॉडी को जिससे वो कनेक्टेड होती है उसको अपनी तरफ खींचती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यानी यहां इस पॉइंट को देखिए ध्यान से, इस वाले पॉइंट को, ये पॉइंट नंबर 2 है। मैन इस स्ट्रिंग के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसको सपोज एफ कहते हैं, तो ये स्ट्रिंग इस मैन के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, वो भी एफ ही होगी। तो यानी यहां पर अगर हम स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स बनाएं, तो मैं ब्लैक उससे बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, किस पर फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑन मैन ड्यू टू स्ट्रिंग। अब आप लोग पढ़ लेंगे इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। जो बोल रहा हूँ उसको आप लिखते भी जाइएगा, मैं तो छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप जो है उसको पूरा पूरा लिखिएगा, समझ लीजिएगा नीचे के वो बेसिकली है क्या, फोर्स ऑन मैन ड्यू टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग फोर्स जो लगा रहा है मैन के ऊपर, वो ये वाली फोर्स है, और वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। बात समझ में? तो फोर्स बाई नहीं, हम इसको क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन मैन, इसको पढ़ेंगे क्या, फोर्स ऑन मैन, सॉरी, फोर्स ऑन मैन बाई स्ट्रिंग। कुछ लोग दूसरा कन्वेंशन यूज करते हैं, दूसरा कन्वेंशन क्या, पहले एस लिखेंगे बाद में एम लिखेंगे, तो वो भी सही है, बस बता देना है हमको। बात समझ में? ये वाली कौन सी फोर्स होगी, ये वाली कौन सी फोर्स होगी, ये वाली, ये होगी फोर्स ऑन ब्लॉक बाई स्ट्रिंग। ठीक है, इन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल अलग होगा, और ये दोनों फोर्सेस बेसिकली होंगी टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन। क्या होगी, टेंशन। तो टेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं, टेंशन इज बेसिकली फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन बॉडीज कनेक्टेड टू इट्स बोथ एंड्स। तो दो एंड्स पर जो बॉडीज कनेक्टेड है, उन पर जो फोर्स लगती है उसी को टेंशन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग? ठीक है, तो दूसरी जो फोर्स होगी वो कहां पर होगी, ध्यान से देखिए, बहुत छोटा सा जरूर हो जाएगा ये, इसको मैं बड़ा करके भी दिखाता हूं आपको। देखिए ये वाली जो फोर्स है ना, ये हाथ दिखाई दे रहा है आपको, हाथ दिखाई दे रहा है आपको या नहीं, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, तो ये वाली जो फोर्स है, ये बेसिकली स्ट्रिंग के जरिए लगाई हुई मास पर या ब्लॉक पर फोर्स। बात समझ में? तो फोर्स बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, ये वाली फोर्स, एक फोर्स यहां पर भी लग रही होगी, मैंने बड़ा करके वहां पर दिखा रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। सर बेटा, दोबारा से बता दिए सर, आज अभी ज्वाइन करिए सर क्लास। अभी बेटा खामोश हो जाइए, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक मैंने आपको किसके बारे में बताया, स्ट्रिंग के बारे में बताया कि स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का जब भी यूज होगा इसके अंदर, हमारे एफबीडी के अंदर, स्ट्रिंग हमेशा टाइट होगी, और स्ट्रिंग हमेशा बॉडीज पर फोर्स लगा रही होगी टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, स्ट्रिंग किधर की तरफ फोर्स लगाएगी, हमेशा स्ट्रिंग बॉडीज पर हमेशा अपनी तरफ फोर्स लगाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात बहुत क्लियर, आई होप कि बहुत क्लियर हो रही होगी इतनी बात कि स्ट्रिंग बॉडीज पर क्या करती है, स्ट्रिंग बॉडीज पर अपनी तरफ फोर्स लगाती है। क्या मेरी, ओके, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं ब्लॉक की। अब हम किसकी बात करेंगे, ये तो पहली बात हो गई स्ट्रिंग की, अब हम दूसरी बात करेंगे ब्लॉक की। ब्लॉक के ऊपर क्या हो रहा है, ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सी फोर्स लगती है।
तो ब्लॉक का मतलब क्या है कि हम सिर्फ इस एरिया को बनाएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ इसको मैं फिर बड़ा करके दिखा रहा हूं। हम किसको बनाएंगे? ये जो ब्लॉक है इसको बनाएंगे और ब्लॉक पे लगने वाली फोर्सेस को बनाएंगे। बात समझ में आई? जिनको ब्लॉक फोर्स लगा रहा है उनको बनाएंगे। तो हम ब्लॉक बना लेते हैं। ब्लॉक है ऐसा, ग्राउंड नहीं बनाएंगे यहाँ पर। ब्लॉक का मास है m और ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है? वो स्ट्रिंग लगा रही है उसको। तो हम क्या करेंगे? फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द स्ट्रिंग। वो इस डायरेक्शन में लग रहा है जो कि ये वाली बना दी मैंने, और स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स ब्लॉक लगा रहा है वो किस डायरेक्शन में है? वो इस डायरेक्शन में, ये वाला। तो ये वाली कौन सी फोर्स है? ये बेसिकली ये वाली फोर्स हमें बनानी नहीं है ब्लॉक के अंदर, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं, अभी मिटा दूंगा। तो ये कौन सी, ये वाली कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑन द स्ट्रिंग बाय द ब्लॉक। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो एक बात हो गई है। तो इसमें जो ब्लैक वाली फोर्सेस हैं सिर्फ वही काम की हैं और दूसरी कोई फोर्स काम की है। ठीक, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड वन, दैट इज मैन। अब हम मैन की बात करेंगे कि मैन के ऊपर क्या हो रहा है। तो मैन का अगर डायग्राम बनाएंगे हम, तो उसको मैं ब्लैक से ही बनाता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे। तो मैन ऐसे खड़ा हुआ है, यहाँ पर उसके हाथ में स्ट्रिंग बंधी हुई है जिसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। जिसके ऊपर कौन क्या लग रहा है? जिसके ऊपर एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। ठीक, ये कौन सी फोर्स है? ये फोर्स ऑन द मैन बाय द स्ट्रिंग है। फोर्स ऑन द मैन बाय द स्ट्रिंग, जो कि मैंने यहां पर आपको बताते वक्त बता दी थी। अगर स्ट्रिंग की फोर्स निकालेंगे तो ये वाली कौन सी फोर्स हो जाएगी? यहाँ पर फोर्स ऑन द स्ट्रिंग बाय द मैन, और यहाँ पर कौन सी फोर्स हो जाएगी? इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन द स्ट्रिंग बाय द ब्लॉक। तो ये दोनों फोर्सेस बननी चाहिए यहाँ पर इस डायग्राम में। ठीक है, और ये वाली मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। ये स्ट्रिंग वाली फोर्स एफबीडी के अंदर नहीं बनेगी। फिलहाल मैं सारी फोर्सेस बता रहा हूं आपको। अब एक बहुत खास बात समझ लीजिए कि जब भी हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते हम। बात समझ में? फोर्स कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते। इस बात को जरा कंसेप्ट से समझ लीजिए। ठीक है, इसके लिए मैं एक कंसेप्ट समझाता हूं। सपोज इट इज ए ग्राउंड। क्या चीज है ये? इट इज ए ग्राउंड एंड सपोज इट इज ए वॉल। क्या चीज है बच्चों? ये वॉल है। अब यहां आप खड़े हुए और आपने अपने हाथों से इस वॉल को आगे की तरफ प्रेस करना शुरू किया। इस वॉल को आगे की तरफ एक फोर्स लगाना शुरू करी अपने हाथों से। यूं प्रेस कर रहे हैं आप वॉल को। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये वाली जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है, ये आई कहां से है? क्या कोई मुझे इसका जवाब बता सकता है? कहां से आई है ये फोर्स? उसकी मस्कुलर फोर्स जरूर है, लेकिन फोर्स कभी भी एक नहीं होती। कभी भी जब भी फोर्स लगती है वो हमेशा पेयर में लगती है। याद रखिए ये चीज, याद रखिएगा। फोर्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब ये फोर्स आई कहां से है ये समझिए। तो सबसे पहले मैंने जो नीचे ग्राउंड लिख रखा है वो मिटा देता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर बताना है। जब भी फोर्स लगाते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो फोर्स हम उधार लेते हैं कहीं से। ये बात याद रखिएगा। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से उधार लेते हैं। तो यहां पर ये ध्यान देखिए, यहां पर जो इसके लेग्स हैं, यहां पर जो इसके शूज हैं, उसको इसने ग्राउंड में फंसा रखा है। उसको इसमें काहे में फंसा रखा है? ग्राउंड में फंसा रखा है। और फ्रिक्शन की मदद से, किसकी मदद से? फ्रिक्शन की मदद से वो ग्राउंड को इस डायरेक्शन में ढकेल रहा है। किस फोर्स से? एफ से।
तो इस आदमी के ऊपर ग्राउंड भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, वही फोर्स ये किसको दे देता है, दीवार को दे देता है। जब भी हम दीवार के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो अपने पैरों को कहां पर फंसाते हैं हम लोग, ग्राउंड पर फंसाते हैं। अगर ग्राउंड पर हम ऑयल लगा दें, ऑयल बहा दें, या ग्राउंड पर हम क्या लगा दें, केले के छिलके डाल दें, तो क्या हम वॉल के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि हम स्किड कर जाएंगे। तो हम वो फोर्स कहां से लेकर आते हैं, वो फोर्स हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्रिएट करते हैं। तो फ्रिक्शन के जरिए हम क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह से ये वाला जो मैन है, ये वाला जो मैन जो यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, इस जगह पर जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये वाला जो मैन है, ये यहाँ से फ्रिक्शन लेता है और ग्राउंड को इस डायरेक्शन में ढकेलता है, ताकि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स आ सके। और यही वाली फोर्स वो स्ट्रिंग के ऊपर लगाता है, जो यहाँ पर है, ये वाली बात समझ में आई, जो ये वाली फोर्स। तो स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगाने के लिए, स्ट्रिंग को पीछे खींचने के लिए वो ग्राउंड से फोर्स उधार लेता है। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। अभी जब मैं अपलोड कर दूंगा और ग्रुप में भेज दूंगा, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। अब हम दूसरी बात करेंगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है यहाँ पर। क्या चीज? एक्शन रिएक्शन पेयर। आई होप कि आपको ये तीनों चीजें जो चीजें मैंने समझाई हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो जो वीडियो अपलोड हो जाएगा उसमें देख लीजिएगा आप लोग। ओके, आप लोगों को मैं अनम्यूट करके, हाँ, अब बताइए आप लोगों के समझ में आ गई सारी चीजें जितनी मैंने समझाई है? अगर एक भी स्टूडेंट के आ गई तो इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। मुदस्सिर, समझ में आ गई बेटा? हाँ, आगे बढ़िए सर। है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। तो हम कुछ चीजें यहीं पे मिटा देते हैं ताकि हमें यहीं पर देखने को मिल जाए। कुछ चीजें हम यहाँ पर मिटा देते हैं ताकि हम एक्शन रिएक्शन पेयर को आपके सामने क्लियर कर सकें। ओके, अब यहां पर एक चीज लिखना जरूरी है, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर बेसिकली किस चीज की पेयर? ये जो पेयर वर्ड यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है? ये यूज हुआ है फोर्स के लिए, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर कौन कौन सी है वो समझ। तो पहली एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो कौन सी है? फोर्स ऑन द स्ट्रिंग बाय द ब्लॉक। फोर्स ऑन द स्ट्रिंग बाय द ब्लॉक इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द स्ट्रिंग। ओके, ये पहली एक्शन रिएक्शन पेयर है, इसको इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं आप। दूसरी वाली क्या होगी? फोर्स ऑन द स्ट्रिंग बाय द मैन इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ फोर्स ऑन द मैन बाय द स्ट्रिंग, ठीक है। ये आपकी दूसरी वो हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई। इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। फोर्स ऑन द मैन बाय द स्ट्रिंग। नाउ द थर्ड वन, थर्ड इक्वेशन कौन सी है? फोर्स ऑन द मैन बाय द ग्राउंड। ग्राउंड जो फोर्स लगा रहा है इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ फोर्स ऑन द ग्राउंड बाय द मैन। ये तीसरी एक्शन रिएक्शन पेयर है। नीट और जेडब्ल्यू के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, सिर्फ पूछा गया है कि वो फोर्स कहां से लेकर आता है। बात समझ में आई? तो ये छोटी छोटी जो बातें थ्योरेटिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको पेन डाउन करना चाहिए। बच्चे इनको इग्नोर जरूर कर देते हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये आपके कभी कभी अजर्शन में आती है, रीजनिंग में आती है, जेडब्ल्यू में भी आती हैं, और आपके किस में आती हैं, आपके नीट में आती हैं इस तरह की बातें, ठीक है, कि वो लाया कहां से ये वाली फोर्स। तो ये बात पता होना चाहिए आपको कि वो कहां से लाया। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि कुछ बातें लिख लीजिए। ये वाली फोर्सेस हैं कौन सी फोर्स? ये वाली जो तीनों फोर्सेस हैं, ये जो 6 फोर्सेस हैं, ये कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, कौन सी फोर्स है? तो याद रखिए ये 6 की 6 फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सी फोर्स है ये?
इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, ये पेन डाउन कर लीजिएगा। ये जो सारी फोर्सेस हैं जो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वो क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं, जिनको भी हम खींचने में इस्तेमाल करते हैं या जो पुश के लिए इस्तेमाल होते हैं या पुल के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सारी की सारी कौन सी फोर्सेस होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, अब यहां पर न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बात कर लेते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर ब्लॉक चलने लगे तो होगा या नहीं, अगर ब्लॉक रुका हुआ है तो होगा या नहीं। तो याद रखिए ये पॉइंट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन is applicable in both the cases, both the cases मतलब whether motion, whether there is an acceleration or there is no motion। तो अगर मोशन हो रहा है तो भी और मोशन नहीं हो रहा है तो भी हमेशा थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ both the forces, both the forces, कौन सी फोर्सेस, ध्यान से सुनिए, पीछे फिगर में चलिए। देखिए दो फोर्सेस बन रही है ना, ये वाली, ये दो फोर्सेस बन रही है ना, ये वाली, ये देखिए दो फोर्सेस बन रही है ना, ये देखिए यहां पर दो फोर्सेस बन रही है ना। तो एक्शन रिएक्शन पेयर की ये दो फोर्सेस, ये वाली दो फोर्सेस, ये जो बन रही है यहाँ, ये जो बन रहा है एक्शन रिएक्शन पेयर की ये वाली दो फोर्सेस हमेशा एक ही लाइन में रहेंगी। क्या रहेंगी, एक ही लाइन में रहेंगी। तो लाइन ऑफ एक्शन फॉर बोथ द फोर्सेस इज ऑलवेज सेम। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस इज ऑलवेज सेम, यानी एक ही लाइन में रहेंगी, अपोजिट रहेंगी, इक्वल रहेंगी। क्यों, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दे रहा है दूसरी फोर्स को, एक एक्शन है तो दूसरी रिएक्शन है, तो हमेशा वो बराबर रहेगी, चाहे मोशन हो रहा हो चाहे मोशन ना हो रहा हो। आप दीवार को धक्का देंगे तो वो भी आपको उतना ही धक्का देगी, ये बात याद रखिए। आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो वो भी आपके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप +10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी आपके ऊपर -10 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एक्शन रिएक्शन पेयर जो होती है, एक्शन रिएक्शन का जब भी मैं कहता हूं इसका मतलब वो जो दो फोर्सेस हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर होंगी। यानी कि आप दीवार के ऊपर धक्का लगा रहे हैं तो उतना ही धक्का दीवार आपके ऊपर लगा रही है, तो आपके ऊपर भी एक फोर्स आ गई और एक फोर्स दीवार के ऊपर भी आ गई। क्या बात समझ में आ रही है? आप स्ट्रिंग से किसी चीज को खींच रहे हैं, मैं दिखाता हूं अभी पिछला वाला फोटो, आप देख रहे हैं यहां से आप स्ट्रिंग से खींच रहे हैं तो स्ट्रिंग के ऊपर भी एक फोर्स आ गई और ब्लॉक के ऊपर भी एक फोर्स आ गई। इसी तरह से यहां पर स्ट्रिंग को पकड़ के खींच रहे हैं तो स्ट्रिंग के ऊपर भी फोर्स आ गई और आपके ऊपर भी फोर्स आ गई। तो फोर्सेस जब भी होती हैं वो डिफरेंट बॉडीज पर होती हैं, एक्शन रिएक्शन वाली। एक के पास अगर एक्शन है तो दूसरे के पास रिएक्शन है ना, और ये नेचर का लॉ है। ठीक है, हर तरह की फोर्सेस में यही बात होगी। ओके, तो ये तीनों पॉइंट आपके समझ में आ गए। बेटर टू टेक दिस स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने से ज्यादा अच्छा है कि आप पेन लेकर बैठे, कागज लेकर बैठे, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट करते रहें। कुछ ही दिनों में ये बहुत बड़ा जहीरा बन जाएगा और आपके बड़े काम आएगा। बात समझ में आ रही है?
ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए। शुड वी गो अहेड, आगे बढ़े? समझ में आ रहा है भाई? शिवम, शिवम तुम्हारे समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, कहाँ रहते हो तुम? इसी साल का एडमिशन है तुम्हारा? तो गए क्या तुम? हैं? आगे बढ़ते हैं। मुदस्सिर समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, एक ब्लॉक बना लेते हैं। एक ब्लॉक नहीं बनाते, अब कैसे दो ब्लॉक बनाएंगे। कैसे, कितने ब्लॉक बनाएंगे? अब कैसे दो ब्लॉक बनाएंगे। एक ब्लॉक ये बन गया और एक ब्लॉक थोड़ा सा दूर बनाते हैं। इसको समझ लीजिए आप लोग, तो बात आगे बढ़ेगी। एक ब्लॉक हमने ये बना, ठीक है, इसका मास m1 रखा और इसका मास m2 रखा। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग बना दी। ये क्या चीज बन गई? स्ट्रिंग बन गई। थोड़ा सा ये जो जमीन है इसका साइज और बढ़ा देते हैं आगे, और एक स्ट्रिंग और लगा देते हैं यहां पर ग्रीन कलर की। एक स्ट्रिंग और लगा देते हैं यहां पर ग्रीन कलर की, और इसको पकड़े हुए एक आदमी बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन ये है कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। जब ये मैन इस स्ट्रिंग को F फोर्स से खींचेगा तो यहां स्ट्रिंग का हमको टेंशन बताना है, और ये ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं। सपोज ये a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा और ये a2 एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट के बाद तो समझ में आ जाएगा कि ये दोनों ही एक्सेलरेशन सेम होंगे। तो हमको क्या क्या बताना है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट और इवेल्युएट। हमको सबसे पहले तो बताना है, ये टेंशन भी बताना है, और A1 बताना है, और आपके A2 बताना है। व्हाट इज गिवन टू अस? F is given to us, M1 is given to us, and M2 is given। तो ये सारी चीजें हैं जो गिवन है या जो हमसे पूछी गई हैं, जो हमको कैलकुलेट करनी है, इवेल्युएट करनी है या ड्राइव करनी है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हम सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे। तो एफबीडी हम किसका बनाएं? सबसे पहले हम ये इसका एफबीडी बनाएं, M1 का एफबीडी बनाएं। ठीक है, तो इस M1 को हम अलग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस M1 ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। M1 ब्लॉक पे क्या चीज लग रहा है? इधर की तरफ एक टेंशन लग रहा है, ध्यान से समझिएगा इस टेंशन को। इस पे इधर की तरफ लग रहा है और इस पे इधर की तरफ लग रहा है। ये दोनों टी हैं। हमेशा याद रखिए, स्ट्रिंग जो टेंशन लगाएगी वो टुवर्ड्स द स्ट्रिंग होगा, अवे टू द बॉडी होगा। याद रखिए, स्ट्रिंग किसी भी चीज को पुश नहीं कर सकती, हमेशा पुल करेगी। बात समझ में आई? स्ट्रिंग किसी भी चीज को पुश नहीं करेगी, हमेशा पुल करेगी। तो ये बेसिकली टेंशन है तो स्ट्रिंग पे, लेकिन ये कौन सी फोर्स है? ये इस मास m1 के ऊपर है, तो बेसिकली यहां पर टी आएगा, और ये मास इस डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन से चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये टी बेसिकली क्या चीज है? ये टी ही बेसिकली फोर्स है। हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या चीज कैलकुलेट करी है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स कौन सी है? यहां पर टी है, मास क्या है? m1 है, और एक्सेलरेशन क्या है? a1 है। दिस इज इक्वेशन 1 से। क्या बात? टी ड्राइविंग फोर्स। दूसरी बात करते हैं। अब हम किसको बनाते हैं? अब हम इस ब्लॉक को देखते हैं। तो ये जो ब्लॉक है बेसिकली क्या चीज है? ये m2 है। इसके ऊपर जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है वो कौन सी है? F। और जो इस डायरेक्शन में लग रही है वो कौन सी है? वो टेंशन है, T। क्या मेरी बात समझ में आई? और हमारा मानना यह है कि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में a2 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। दैट मींस कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि फोर्स इज ग्रेटर देन टेंशन।
तो हम इस डायरेक्शन के मोशन की बात करेंगे तो हम निकालेंगे F माइनस टी। ये बेसिकली कौन सी फोर्स आ गई, ये नेट फोर्स आ गई ब्लॉक पर। ये कौन सी फोर्स हो गई, ये नेट फोर्स हो गई ब्लॉक पर, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक M2। ठीक है, M2 ब्लॉक पर नेट फोर्स हो गई। मास कितना है ब्लॉक का, M2 है। एक्सेलरेशन कितना है, A2। क्या बात क्लियर हो गई? ये कौन सी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों के जरिए हम क्या चीज रिवील कर सकते हैं, F माइनस इस T की जगह ये वाली चीज रख दीजिए, M1A1 इज इक्वल टू M2A2। F हमको किसके बराबर मिल जाएगा, F हमको बराबर मिल जाएगा M1A1 प्लस M2A2। कंस्ट्रेंट ये कहता है कि A1 विल बी इक्वल टू A2, क्योंकि स्ट्रिंग को टाइट रहना है तो एक्सेलरेशन भी दोनों का बराबर रहेगा, ये बात याद रखिए। इसको हम पुट कर देते हैं A। ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे से। तो यही जो इक्वेशन है इसको मॉडिफाई करके हम कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 into A। From here we can write acceleration is equal to force upon M1 plus M2. This is the required drive value of the acceleration। इसको नोट करने वाली बात है। इस acceleration की वैल्यू को हम कहां पुट करते हैं, यहां पर पुट करते हैं, क्योंकि A1 के बराबर ही है। तो टेंशन किसके बराबर मिल जाएगा हमको, M1 upon M1 plus M2 into F। This is the value of tension। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं तीसरी इक्वेशन, इस इक्वेशन को मान लेते हैं चौथी इक्वेशन। तो इस चौथी इक्वेशन से फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, व्हाट वी कैन राइट, जितना ज्यादा M1 होगा, जितना ज्यादा M1 होगा टेंशन भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी ये जो पीछे वाला ब्लॉक है ना, ये वाला ब्लॉक पीछे वाला, चाहे इसको M1 कहते चाहे M2, पीछे वाले ब्लॉक की वैल्यू जितनी भी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा टेंशन होगा और उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रिंग होनी चाहिए ताकि उस टेंशन को बियर कर सके। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? यहां तक समझ में आ रहे हैं आप लोग या नहीं? सर A1 इक्वल टू A2 कैसे होगा? A1 इज इक्वल टू A2 इसलिए होगा क्योंकि स्ट्रिंग को टाइट रखना है। स्ट्रिंग को क्या रखना है, टाइट। तो आप तो इस ब्लॉक को खींच रहे हैं ना, M2 को खींच रहे हैं ना, तो M2 खींच रहा है M1 को विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता यस सर, दोनों का एक्सेलरेशन सेम ना हो। बात समझ में? स्ट्रिंग विल बिल्कुल एक्ट सर। लाइक ए स्टिक, एक डंडी की तरह, एक छड़ी की तरह। जैसे ये स्टिक रखी है मेरे पास, ठीक है, दिख रही है? हाँ, थोड़ा ही लगा देता हूँ इससे, मैं बच्चों के बच्चे आते हैं कुछ पढ़ने। तो ये स्ट्रिंग है, ये बेसिकली स्टिक है। स्टिक बेसिकली स्ट्रिंग की तरह, स्ट्रिंग जो है वो स्टिक की तरह ही बिहेव करेगी। बात समझ में? क्योंकि इसकी इधर की तरफ से खींच रहे हैं, तो इस स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि उसकी लेंथ नहीं चेंज होती है, उसकी लेंथ चेंज नहीं होती है। अगर लेंथ चेंज हो रही है तो वो स्ट्रिंग नहीं होगी, फिर वो परफेक्ट स्ट्रिंग नहीं कहलाई जाएगी। बात समझ में? हमेशा टाइट रहती है। हाँ, हमेशा वो टाइट ही रहेगी, मतलब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कल हम 3 ब्लॉक के साथ कराएंगे, कल हम और बहुत सारी प्रॉब्लम कराएंगे, जैसे कि और प्रॉब्लम्स कैसी कैसी आती हैं। फॉर एग्जांपल ये टेबल है, यहाँ पर हमने एक पुल्ली लगा रखी है। सर आप सारे चैप्टर कराएंगे ना फिजिक्स के सर? यहाँ हाँ भाई, सारा का पूरा 100% कराऊंगा। यहाँ एक ब्लॉक हमने यू बांध रखा है और एक ब्लॉक हमने यहाँ बांध रखा है। सपोज इट इज M1, इट इज M2, ये यहाँ पर गिर रहा है किसी एक्सेलरेशन से। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स कराऊंगा मैं। एक प्रॉब्लम इस तरह की बहुत सारी आती है। सपोज ये स्लोप है, इसकी वैल्यू थीटा है, यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है M और यहाँ एक पुल्ली लगा दी, तो इससे घूमकर एक ब्लॉक यहाँ पर गिर रहा है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को मैं डिटेल में समझाऊंगा एक करके। आप बस अटेंड करते रहिए, अभी मैं अपलोड कर दूंगा तो उसको भी देखिएगा। ठीक है, कुछ सवाल हो तो आप मुझसे पूछेंगे, फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके, ठीक है सर। कल ओके सर। सर मेरा दूसरे चैप्टर से एक डाउट था, पूछ सकता हूँ सर?
हाँ स्कूल में व्हाट्सएप पे चल रहा भेज था। व्हाट्सएप पे भेज। ओके।